हैं वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ग्लोबल पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है, वो तो नहीं। अभी इतने सराउंडिंग कंट्रीज के साथ जो हम बजट दे रहे हैं डिफेंस को, वो हम दें अपनी एजुकेशन को, वो हम हेल्थ को दें, हम अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाएं बाहर। देखें ये पिछले 3 साल में बेशुमार कंपनीज अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, अपने जुनाब अहकाम जो शरीयत ने हमें दीन इस्लाम जो शरीयत तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक ग्रो नहीं। मतलब इंडिया ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ नहीं वो एक और चीज ना मैं तो उनकी वो गैर मुस्लिम है। आप मेरी बात समझे, आप इस पे फतवा ना कोई लगा दे, लेकिन मेरी बात लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलेगा वो गिरफ्तार जी, जो वो सिर्फ गिरफ्तार नहीं, वो एजेंट होगा इंडिया का, वो वेस्टर्न। आप उसको गद्दारी का नाम दे दें, आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन ये एक वाहिद मीडिया है जो उम्मीद है। और ये जो बातें हैं ये हर पाकिस्तानी नहीं जानता, हर आम पाकिस्तानी को बता दिया जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मजहब पूरी दुनिया में मजहब के ठेकेदार हम। ये जो बातें हैं मेडिकल का क्या कर रहे हो भाई, ठेकेदार हम बने हैं। लोग अपने जिस्म पे बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए थे। आप देखें वो कौन सा वक्त था, वो ईमान का जज्बा मैं ही था ना। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। आप टेक्नोलॉजी तो कुछ ना करें, प्रैक्टिकली कुछ ना करें, मतलब अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाएं और टेक्नोलॉजी ही रिटायर फौजी है ना, प्लीज़ ये अपने ज़माने में बोल लेते तो अच्छा था। उस वक्त वो नौकरियां करते रहे, पैसे लेते रहे, बंगले लेते रहे, मरबे लेते रहे। अब जो मौजूदा है उनको जनाब वो लगे हुए बातें कर रहे हैं, वो ये इस तरह वो इस तरह जान छोड़। कल परसों एक को पकड़ा भी गया है। आपका नाम? असद जमील है। आपका नाम? इश्तियाक हबीब। इश्तियाक हबीब। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि सादा सा सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के जो फैसले हैं, डिसीजन है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ले पाती है या नहीं? सादा सा क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं। मेरा तो ख्याल है नहीं ले रही है, क्योंकि हम IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, तो उधर से हमें जो ऑर्डर आता है हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक हो गया। आपके ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए जो फैसले लेने होते हैं वो मर्जी से ले पाती है? जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उस हवाले से तो कोई ऐसे फैसले जो हैं वो गवर्नमेंट उनके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ में, किसके हाथ में आपके ख्याल में? सर मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि हम जो है एक कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं और IMF जो है हमारा एक लाइफ लाइन बनी हुई है। ऐसे ही है। तो हम उनकी मर्ज़ी के बगैर चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो बिजली का रेट हो, वो हमारे पास पेट्रोल के रेट्स हों, वो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से डिसाइड। ठीक हो गया। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ग्रुप्स बने हुए हैं कि कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी सेक्टर में कंट्री चला जाता है, कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और कोई कंट्री कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन अलाइन हैं, जो किसी को सपोर्ट नहीं करते, अपना फैसला खुद करते हैं? सर इनफैक्ट ये जो दुनिया है ना, अब ये ग्लोबल विलेज है, हम अकेले तो रह नहीं सकते, हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी जो ये जो लोकेशन है ना जियो, ये हमारी जो है इस तरह की है कि वो हमें न्यूट्रल रहने नहीं देता कोई। अच्छा, नहीं, साथ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया भी हमारे बिल्कुल साथ नेबर में है, वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ग्लोबल पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है, वो तो नहीं। अभी रिसेंटली देख लें, हमने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक फैसला किया कि हम रशिया के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। लेकिन आप देख लें कि उस प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया, उसको जो गवर्नमेंट है रातों रात निकाल के बाहर मारी उन्होंने। सवाल ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने ये बोला ना कि इस टाइम हमारी कंडीशन और स्ट्रेटेजिकल जो पोजीशन है वो ऐसी है कि हम नहीं न्यूट्रल रह सकते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी G20 की मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें ये जो ग्रुप्स हैं इनसे बाहर निकलना होगा, जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं इनसे बाहर निकलना होगा, और ये इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है वेस्ट को और जो दूसरे अलायंस बने हुए हैं उनको। सर बिल्कुल वो मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक आज़ाद गवर्नमेंट है, हमारी तरह नहीं, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारा मसला ये है, अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे वो वीगो डाला फटाफट आ जाएगा हमें उठाने के लिए। ठीक है, वो तो आपकी ओपिनियन है, लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता कि सोच नहीं बदलेगी? जब तक हम डरेंगे तब तक सोच जो है ना वो अवाम ने बदलनी होती है। तो अवाम, मैं एक लॉयर हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क में बुनियादी जो हकूक़ हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी तरह से आपको नज़र नहीं आएंगे। आप ये वकील हैं और ये बात जी, मैं वकील हूँ, और आप देख लें कि अभी एक पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट की असम्बली डिज़ोल्व हुई हैं,
तो आइन में वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर आपने जो है इंतखाबात कंडक्ट करने ही करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बोला बुनियादी हकूक नहीं मिलते, हम तो फ़लस्तीन में बात करते हैं जी, वहाँ पे हकूल पामाल किए जा रहे हैं, वहाँ पे राइटिंग, हम तो वो कश्मीर सर वो की बात मजाक करते है, हैं, वो एक मजाक है, हमारी कौम के साथ 75 सालों से होता है। चूरन बेच रहे हैं। हाँ जी, वो एक मजाक होता है और वो मजाक अब जो है ना बच्चे को समझ लग गया कि ये क्या करना चाह रहे हैं। बस अब स्टेटमेंट देते हैं और उन्होंने एक दो फायर करने होते हैं उधर, और जनाब इतना बड़ा बजट की जो स्लिप बना के उन्होंने आवाम को दे देनी होती है। कश्मीर में एक दो थोड़ा सा वो उठाना है वो मुद्दा। कोई ड्रामेबाजी थी, 75 सालों से यही चलती आ रही है। अगर कुछ करना होता तो आज हम एटमा बना लिया, लेकिन हमारे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन इतना बड़ा हुआ है, आप देख लें कि 24 घंटे हमें पता ही नहीं था हम किधर रह रहे हैं। एजुकेशन का जो सा सिस्टम है, हेल्थ का सर देख लें, एजुकेशन के लिए 11 अरब जो है पाकिस्तान की पूरी एजुकेशन के लिए उन्होंने रखा हुआ है, सेहत के लिए जो है 7 अरब रखा हुआ है। तो आप देख लें कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से डिपार्टमेंट भी है आर्मी का, और जिसके लिए उन्होंने 96 अरब रुपए। डिफेंस भी तो करता है ना सर मैं कहता हूं कि हमारे जो चौकीदार हैं वही हमें जो है उल्लू बना बना के जो है 1500 वो रखें और हमें कहें कि आप 5-7 रुपए में गुजारा करें और 95 हमें दे दें। एक सवाल है, क्यों ना अलायंस की जाए, अलायंस की जाए तो ये डिफेंस का जो बजट है वो डिफेंस में ना जाए। यही चीज है, मतलब रिलेशन नेबर्स के साथ, अफगानिस्तान के साथ बेहतर किए जाए, इंडिया के साथ क्यों कहाँ हम इंडिया के साथ भी रिलेशन रखें, अफगानिस्तान के साथ भी। देखिए ना यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी आपस में बड़ी जंगें लड़ी हैं। सेकंड वर्ल्ड वार में आपने देख लिया उनके मुल्कों का सत्यानाश हो गया था तबाही के वजह। लेकिन क्या है कि अब वो बिना पासपोर्ट के एक मुल्क में दूसरे मुल्क में एंट्री मार रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जब ये देख लिया, हाँ जी, कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो अगर मुल्क की अच्छी है तो हर चीज़ अच्छी है। आपने बोला कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी आज़ाद है, उनकी गवर्नमेंट आज़ाद है, ठीक है? इंटरफेरेंस नहीं ना है किसी भी तरह की। अब आवाम जब एक बंदे को इलेक्ट करती है तो मेरा ख्याल है बीइंग अ लॉयर, स्टूडेंट कह लें आइन का, कानून का, तो उसके पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से आज़ाद फैसले वो करे, क्योंकि जो उसने मैंडेट जो है कौम को दे के फिर वो आए। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के 20 कंट्रीज इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं जिनके फॉरेन मिनिस्टर, उसमें इंडिया वो चाइना भी है। मजे की बात, हमें चाइना कहता है लड़ो लड़ो और खुद वो रिलेशन बेहतर कर रहा है। आप G20 की बात कर रहे हैं, इस वक्त इंडिया जो है वो G10 के अंदर है और आप हैरान होंगे इस वक्त जो है G5 के अंदर भी वो आ चुका है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुके हैं और उन्होंने बोला हम तीसरी भी तो जब आपकी इकोनॉमी इस तरह की स्ट्रांग होती है तो आपको किसी से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, कुछ लोग ये कह देते हैं जी वो उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी इकॉनमी पहले दिन से स्ट्रांग थी? नहीं, पहले दिन से तो नहीं थी। देखिए ना, डिसीजन पहले लिए या पहले इकॉनमी सर, बेहतर उनके अदारों में इंटरफेरेंस नहीं थी, आज भी नहीं है, पहले दिन से नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको। उनके जवाहरलाल नेहरू जो है ना पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जब ओथ लिया उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया कि भाई मुझे मुल्क के दिफा के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो मुझे कैलकुलेशन करके बताओ कि मुझे ये कितनी देर आपको दरकार है। उसने कहा कि सर मैं आपको कहता हूँ 6 साल मुझे चाहिए ये काम करने के लिए। तो आप हैरान होंगे कि पहले दिन जब उन्होंने ऑफिस के अंदर अपना एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया, उस आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। लोग हैरान हुए कि ये क्या कर दिया सर आपने, कि आर्मी चीफ को, सिटिंग आर्मी चीफ आप बरतरफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये मैं एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह की ख्वाहिश ना करे गैर कानूनी, गैर आईनी। और ये उनके पहले फॉरेन प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पे 25-30 के करीब प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी मिसाल नहीं, ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं की। लियाकत अली के बाद से हमें यही फेस करना पड़ रहा है क्योंकि जो दूसरे अदारे हैं वो हुकूमत को अपने फैसले करने ही नहीं देते। अच्छा, इनसे थोड़ी आपका नाम? तनवीर, क्या करते हैं सर आप? आईटी का काम करता हूँ। आईटी का काम करते हैं। मेरा आज का सर आपसे क्वेश्चन ये है, फिजिकल ईयर 2022 की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत $300 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है सर्विस एक्सपोर्ट को मतलब क्रॉस कर चुका है $300 बिलियन की। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं आप? डेफिनेटली ये हमारा नेबर कंट्री है और जंग आज़ादी से अब तक हमारा एक किस्म का कंपटीशन चल रहा है। बट सर कंपटीशन है प्रीवियस डेफिनेटली अभी भी है, डेफिनेटली अभी भी है। सर बिजली यहाँ पे नहीं है, रोटी खाने के लिए यहाँ मैसर नहीं है। आप मुझे बताइए यहाँ पे मैसर क्या है? कंपटीशन हम किस चीज़ पे कंपटीशन कहते हैं? बीइंग पाकिस्तानी मैं
अपने कंट्री के लिए ना कोई डाउनवर्ड्स कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। लेकिन बीइंग अ रियलिस्टिक पर्सन अगर मैं आपसे पूछूं, जो इस टाइम करंट टाइम चल रहा है, बहैसियत पाकिस्तानी मेरे लिए भी बहुत, मतलब मैं चाहता हूं कि हमारा मुल्क ग्रो करे, लेकिन करंट टाइम के अंदर क्या आपको लगता है हम वाकई उस तरह ग्रो कर रहे हैं? नहीं, करंट टाइम में हम मेरे ख्याल में हम 25 साल पीछे चल गए। तो सर आपको नहीं लगता पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी हमें थोड़ा लॉयल भी होना चाहिए अपनी कंट्री के साथ? डेफिनेटली होना चाहिए, 110% होना चाहिए। हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो ये लॉयल्टी बढ़ेगी। सिर्फ एक बंदे के निभाने से ये चीज़ें तो नहीं ख़त्म होती। फिर तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारा नेबर कंट्री मतलब इस काम में ग्रो कर रहा है। इसमें क्या हर काम में ग्रो कर रहा है? डेफिनेटली वो ग्रो कर रहे हैं, वो सर्विसेज में बहुत आगे चले गए हैं। इवन हमारे पास काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर हाउसेज के हाथ बंधे हुए हैं। वो कहते हैं कि अब मैं आपसे बात करूं प्रोडक्शन की, जी एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट बंद है, रॉ मटेरियल आएगा नहीं तो हम वो चीज़ें या कपड़ा या यान या कुछ ऐसी चीज़ें जो मंगवा नहीं सकेंगे, या हम प्लास्टिक की चीज़ें कुछ मंगवा नहीं सकेंगे तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे जब इंपोर्ट ही नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ में सारी चीज़ें आहिस्ता 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 लोगों के कारोबार के मामलात के सर्विसेज में हाथ बांध दिए गए। सर्विसेज में पाकिस्तान से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो आईटी की फील्ड में आईटी यूनिवर्सिटी से बच्चे पास आउट होते हैं, वो उठ के जाके दुबई बैठ जाएंगे या किसी और कंट्रीज़ में मेजॉरिटी 70% वो पाकिस्तान में नहीं रहते। डॉलर्स कैसे आएंगे? डेफिनेटली कैसे आएंगे सर? जब पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो डॉलर कैसे आएंगे? वो वहीं पर कमाएंगे, वो वहाँ पे कमाते हैं, वो वहाँ पे उनकी अगर किसी की 1000 दिरहम अगर सैलरी है, 700 दिरहम तो उसका वहीं खर्चा है, 300 दिरहम भेज के वो क्या कर लेगा अपने घर के पीछे? तो मुझे ये बताएं कि मैं अब भारत की आपसे बात करूंगा, वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर बकौल आपके बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया। तो मुझे ये बताएं जिस तरीके से हर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि वो किस तरीके से इतना आगे निकल रहे हैं? एक्चुअली द कंट्रीब्यूशन विद अदर कंट्रीज़, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी एक तो फिज़िकल स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से, तो और उनके जो वर्कर हैं वो अगर मैं पास्ट 25 इयर्स की बात करूं तो उनका लेबर जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा था। जो लेबर उनका आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए जो दूसरे कंट्रीज़ में उनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी और पाकिस्तान के पास इतनी लेबर की स्ट्रेंथ नहीं थी। हम उनकी आबादी का 1/4 भी नहीं है शायद। तो डेफिनेटली बहैसियत एक कंट्री, अगर आप उनके 1/4 से कंपटीशन करें तो शायद कहीं पे जाके हम भी सरवाइव कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी हमसे भी 1/4 नहीं है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे हैं। जो गवर्नमेंट लेवल्स पे ना आहिस्ता आहिस्ता लोग आए हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बैठे हैं, अजीब अजीब कानून बनाए, अजीब अजीब पाबंदियां लगाई और आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ बांध दिए हुए। सर हम ये बात मान क्यों नहीं लेते, मौजूदा करंट टाइम के अंदर अब हमारा भारत के साथ कंपैरिजन नहीं रहा कोई? नहीं, मैं नहीं मानता। ये आपको बहैसियत बीइंग अ पाकिस्तानी जो है, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा, वो आपको ये लगता है कि हाँ अभी भी कंपटीशन अपना अगर अपना कंपैरिजन करूं कि मैं जिस लेवल के ऊपर, मैं जिस तरह पे काम कर रहा हूं, शायद मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान में भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेरे से ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं आईटी का, मेरे से कम भी है। मैं अगर इंडिपेंडेंटली अपना कंपैरिजन करूं तो शायद मेरे इक्वल भी हैं लोग, मेरे इक्वल अर्निंग भी होगी उनकी। तो इंडिपेंडेंटली हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उनके इक्वल हैं, जो कि टेक्निकल एतबार से, जो कि सर्विसेज के एतबार से उनके इक्वल हैं। लेकिन सर कंट्री लेवल के ऊपर फिर आगे क्या होगा? कंट्री लेवल में हम पीछे उनसे बहुत और ज़्यादा। आपको नहीं लगता फर्द फर्द मिलके ही एक कंट्री बनती है? एग्जैक्टली। अब मैंने जिस तरह कहा कि इंडिपेंडेंटली मैं ठीक हूँ, ठीक है, मेरे साथ एक और बंदा मिलता है, फर्द फर्द मिल के जो है ना वो स्ट्रेंथ बनती है फिर लेकिन सर इसकी। जिस तरह 7,65,000 पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया पढ़ा लिखा, आप भी कल को अच्छा चांस बना तो आप भी जाना चाहेंगे? मुझे बहुत चांस मिले, मैं नहीं गया। चलिए ये मैं वैसे इस चीज़ को रिगार्ड करता हूँ कि ये आपके एक मुहिब्बे वतनी है कि आप सारे बहन भाई बाहर हैं, सही। दे आर ऑल सेटल्ड इन इंग्लैंड, सिर्फ पाकिस्तान में मैं हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
हालात कैसे बेहतर होंगे पाकिस्तान के? हालात बेहतर होने का तरीका ये है कि जो हमारी लीडिंग ऑप्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल की सीट्स पे आके बैठते हैं, वो इस लेवल के इस मेंटालिटी के लोग आए जो ये सवाल ना करें कि जी कोरोना काटता कैसे है। पूछना चाहेंगे कि आपका जो है 3 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं और बीजेपी जो है वो जीती है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कॉलिंग मी टू योर शो। और आपका चैनल बड़ा अच्छा है, खासतौर से भेजा प्राइव, बड़ा अच्छा नया कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत अच्छा शो आते हैं आप। अब जहां तक बात करें बीजेपी का, तो बीजेपी इस बार 3 स्टेट्स में इलेक्शंस थे और वो भी नॉर्थ ईस्ट में। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है ट्रेडिशनली बैस्टियन रहा है कांग्रेस का, वहां पर बीजेपी ने अपने जौहर दिखाए। बीजेपी या बीजेपी अलायंस ने, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने। अगर उससे पहले बात करूं, रिजल्ट्स आ रहे थे, यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे थे और वहां दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा था जहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी, PM Modi is non-stop topping the approval ratings all around the globe. He is the most loved one of all leaders around the world. He is really proven that he has been a major leader and congratulations for that. अच्छा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आके इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही थी रायसीना डायलॉग में। रायसीना डायलॉग एक जैसा बोलते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर वहां थी, जयशंकर साहब भी वहां थे। और उसके साथ साथ रिजल्ट्स आ रहे थे ऐसी स्टेट्स में जो स्टेट्स त्रिपुरा आगे बताओ तो क्लियर कट मेजॉरिटी, और त्रिपुरा में ऑफ कोर्स हिंदू डोमिनेटेड, ठीक है। लेकिन नागालैंड देखे तो बीजेपी अलायंस को मेजॉरिटी मिल रही है, दोनों को एनडीपीपी को और बीजेपी को मिला के क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट। दूसरी क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट मेघालय, वहां पे मेजॉरिटी मिल रही थी एनपीपी को और बीजेपी के साथ एक अलायंस और चाहिए था कि तीनों मिल करके मेजॉरिटी ले जाएंगे, लेकिन रूलिंग अलायंस यही था। एक बीबीसी की हाल में डॉक्यूमेंट्री आई थी जिस पर आज यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने हमारे जयशंकर साहब से बात भी की और जयशंकर साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। उन्होंने बोला था कि भाई आपने बीबीसी पर रेड क्यों डाली, और उस पार्टी ने, इनकी पार्टी ने बीबीसी का सपोर्ट किया था अपनी पार्लियामेंट में। जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया कि भाई देखो हमारे कंट्री में काम कर रहे हो तो हमारे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर आप हमारे कंट्री में हो तो हमें ये ड्रामे पसंद नहीं है। ये भी क्लियरली बता दिया कि ये इलेक्शंस की वजह से आए थे। आपके पास भी इलेक्शंस हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, यानी कि अमेरिका में, और हमारे पास तो इलेक्शन चलते रहते हैं। वी हैव अ पेरिनियल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। तो हमारे पास ऐसी 2 स्टेट्स ऐसी थी जहां पे क्रिश्चियन डोमिनेटेड था और माइनॉरिटीज का ही इशू उस डॉक्यूमेंट्री में लाया गया था, फिर भी बीजेपी जीत गई। खैर, वेरी क्लियर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अगर मैं बोलूं तो इस तरीके के लीडर है जिसमें सामने सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज ये बात बोली भी, उसके बाद इलेक्शन स्पीच हुई, इलेक्शन जीतने के बाद एक स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उन्होंने ये बोला कि भाई दूसरी पार्टीज ये छोटे ट्राइबल्स को और छोटी स्टेट्स को जो इग्नोर कर रहे हैं ये मैं नहीं करता, और इससे वो लोग खत्म हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स थी। अब आते हैं बड़े लार्जेस्ट सिनेरियो पे। जो डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंट्री का मिशन जो भी रहा हो, लेकिन आज यूके को जयशंकर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि भाई अगर तुम यहाँ ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में, और इंडिया में ऑपरेट करके कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, वो भी 20 साल बाद, और उससे तुम चाहोगे कि कहीं पॉलिटिकल लिवरेज मिल जाए, तो हम लेने नहीं देंगे।